हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारा जो डिस्कशन का चैप्टर है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशंस। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर इंट्रोडक्शंस को अगर देखा जाए तो इन अर्लियर चैप्टर वी प्राइमरली कंसीडर्ड द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने जो है सो मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल्स के केस को ही देखा है। तो ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट मास एंड इट हैज़ प्रैक्टिकली नो साइज। कोई भी जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके पास कोई साइजेस नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। वी अप्लाइडेड द रिजल्ट ऑफ आवर स्टडी टू द मोशन ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने जो भी रिजल्ट पहले डिस्कशंस में डिराइव किया उसको हम लोग अप्लाई करते हैं टू द मोशन ऑफ फाइनाइट साइज बॉडीज। ठीक है, जो पॉइंट पार्टिकल का रिजल्ट है उसको भी हम लोग फाइनाइट साइज के बॉडी पे अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ हमारा जो एज्यूशन होता है वो ये होता है दैट द मोशन ऑफ सच बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द मोशंस ऑफ पार्टिकल। अगर इसको ऐसे समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कार है, द कार इज इन मोशन और आप स्कूटी देख रहे हैं वो मोशन में है। तो जब हम लोग इसके जैसे सपोज करो इसके पास वी वेलोसिटीज़ है या कार का इंजन इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है या फ्रिक्शन फोर्स जो है सो ऐड कर रहा है, तो उन सभी केसेस में हम लोग उस बॉडी को एज ए पॉइंट मास रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा का पूरा जो कार या स्कूटी का मास जो होता है उस पॉइंट मास में जो है सो मतलब केंद्रित होता है और उस पर एक वी वेलोसिटी है। जैसे सपोज करो वी वेलोसिटी लग रही है तो वी वेलोसिटी उसकी इधर होगी। अगर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है इंजन की वजह से तो हम उस पार्टिकल पे ही फोर्स लगाते हैं, उस पूरे रिजिड बॉडी पे हम उस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे ये पुली ही है तो ये तो पुली है और ये मास है और इसको कोई आदमी पुल कर रहा है या नीचे फोर्स लगा करके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके उसको हम एज ए पॉइंट मास ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक पॉइंट मास है एम मास का, जिस पे नीचे की ओर जो है सो एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है एम जी और स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है वो ऊपर टेंशन फोर्स टी एक्ट कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी जो रियल ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो हम लोग जितना भी ऑब्जर्वेशन उसका कर रहे थे उसको एक पॉइंट मास मान करके कर रहे थे, जिसका कुछ साइज नहीं होता है, इट इज जस्ट ए पॉइंट मास। ठीक है, तो उस पॉइंट मास के केस में क्या होता था कि एनी रियल बॉडी विच वी इनकाउंटर इन डेली लाइफ हैज़ ए फाइनाइट साइज। अब जो रियल बॉडीज़ है सबके पास तो साइज़ होता है, पॉइंट मास के पास तो कोई साइज़ नहीं है, बट कोई जो रियल बॉडी है उसके पास तो एक साइज़ होता है। सो इन डीलिंग विद द मोशन ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडीज, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब ए बॉडी विथ ए फाइनाइट साइज, एक ऐसा बॉडी जिसके पास एक पेन है। अब पेन के मोशन को हम अगर पॉइंट पार्टिकल की तरह ऑब्जर्व कर रहे थे, उसको एक पॉइंट पार्टिकल मान ले रहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो इसके पास एक फाइनाइट साइज है। ठीक है, और अगर इसके पास एक फाइनाइट साइज है तो उसको हम लोग कैसे उसका मोशन स्टडी कर रहे थे, ऑफन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल इज इनएडिक्वेट। तो जब हम इसको एज ए पॉइंट पार्टिकल की तरह ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इसके मोशन को, तो वो जो पॉइंट पार्टिकल है वो हमेशा हर स्थिति में काम नहीं करेगा। जैसे सपोज करो ये जो पेन है इसको हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे करके घूमता हुआ जाएगा। तो क्या अगर हम इसको पॉइंट पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट करके इसके मॉडल करके इसको स्टडी करेंगे तो क्या ये रोटेशनल एस्पेक्ट को हम लोग पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये कह रहा है क्या चीज़ कि इन डीलिंग विद द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, ठीक है, बॉडीज ऑफन द आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल इज इनएडिक्वेट। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम इस पेन को आइडियलाइज्ड मॉडल में एक पॉइंट मास की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके रोटेशनल मोशन के एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहा है कि पॉइंट पार्टिकल मॉडल जो है वो अपने आप में अपर्याप्त है उसको स्टडी करने के लिए, मोशन के स्टडी करने के लिए। तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू गो बियॉन्ड दिस इनएडिक्वेसी। तो हम इससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, मतलब पॉइंट मॉडल से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। वी शैल अटेम्प्ट टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। तो कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशंस का चैप्टर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एज ए एक्सटेंडेड बॉडी इसको मानेंगे, इसको एक पॉइंट पार्टिकल नहीं मान करके एक्सटेंडेड बॉडीज मानेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक्सटेंडेड बॉडीज है तो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको एज ए एक्सटेंडेड बॉडी हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें इसका रोटेशनल पार्ट भी जो है सो आ जाता है। सो इन एक्सटेंडेड बॉडीज इन द फर्स्ट प्लेस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स ये पेन जो है वो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। एंड वी शैल बिगिन
we shall begin with the consideration of motion of system of particle as a whole. ठीक है, हम लोग जो है सो इसका मोशन जब स्टडी करेंगे तो एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरह स्टडी करेंगे, और इस स्टडी में द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी द की कॉन्सेप्ट। तो जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो किसी भी एक्सटेंडेड बॉडीज के मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम लोग उस चीज़ को जानेंगे। इट विल बी द की कंसेप्ट इन आवर डिस्कशन ऑफ मोशन ऑफ ए एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है, और साथ में वी शैल डिस्कस, साथ में क्या करेंगे? वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ही नहीं, सेंटर ऑफ मास के मोशन को भी डिस्कस करेंगे। क्या चीज़? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कहीं ना कहीं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस रिजिड बॉडी का, जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसी में कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास का मोशन कहीं ना कहीं इस रिजिड बॉडी के होल मोशन को मतलब कंट्रीब्यूट करता है, उसको डिस्क्राइब करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, साथ में मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। एंड we shall discuss the motion of center of mass of a systems of particle and usefulness of this concept in understanding the motion of extended bodies। कि आखिर जो सेंटर ऑफ मास है उसका क्या उपयोग है एक्सटेंडेड बॉडीज के मोशन को स्टडी करने में, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ए लार्ज क्लास ऑफ प्रॉब्लम विद द एक्सटेंडेड बॉडीज कैन बी सॉल्व बाय कंसिडरिंग देम एज अ रिजिड बॉडी। देखिए, बहुत सारा जो प्रॉब्लम है रिजिड बॉडी के केस में, जब इसके मोशन को हम स्टडी करते हैं तो इसके मोशन को स्टडी करने में जो सबसे मतलब बेनिफिशियल ये होता है कि हम इसको एक रिजिड बॉडी मान लीजिए। क्या है? ये एक एक्सटेंडेड बॉडीज़ है। अब ये जो है जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ है, इसको हम एक रिजिड बॉडी अगर मान लें तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो मोशन के एनालिसिस में हमें आने वाली है वो नहीं आएंगी। तो रिजिड बॉडी क्या है? ऐसा कौन सा एज्यूम्शन है जो इस पेन को एक रिजिड बॉडी बना देगा? इसको समझिए कि आइडियली ए रिजिड बॉडी, अगर आइडियली देखा जाए तो अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ ए परफेक्टली डिफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप्स। एक ऐसा बॉडी जिसका शेप नहीं बदलता है, वो परफेक्टली डिफिनिट होता है। तो ऐसा केस मतलब क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंजेस। मतलब ऐसा बॉडीज जिसका जो डिस्टेंस है ऑल पार्टिकल के बीच में, से ये पेन है तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ, मैं यही बनाता हूँ। सपोज करो कि ये हमारा एक पेन है, ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब क्या है कि अगर ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो इन पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ देखो ये डिस्टेंस हो गया d1, ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये डिस्टेंस हो गया d2, ठीक है, ये यहाँ देखें तो ये डिस्टेंस हो गया d3। तो क्या है कि किसी भी तरह का चाहे मोशन, वो पेन, ये पेन किसी भी तरह का मोशन क्यों नहीं एग्जिबिट करे, लेकिन जो इसके पार्टिकल के बीच की दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। तो ये बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगा। आइडियली अ रिजिड बॉडी, ठीक है, आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ परफेक्टली डिफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप्स, ठीक है, जिसका शेप्स क्या होता है? डिफिनिट होता है, अनचेंजिंग होता है। और इसका मतलब क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंजेस। मतलब ये जो दूरियां आप देख रहे थे, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं पार्टिकल्स के बीच का, d2, d1, d3, ये क्या होगा? तो ये कभी चेंज नहीं करेगा। d1, d2 या d3 विल नेवर चेंजेस, ठीक है, नेवर changes immaterial of the fact which type of motion the rigid body undergoes। चाहे ये पेन ट्रांसलेट करे ऐसे जाए या रोटेट करता हुआ जाए, ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी नहीं बदलेगी, तभी एक रिजिड बॉडी के रूप में काउंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस आइडियलिस्टिक सोच से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी दैट नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है रियल लाइफ में। आप अगर देखें, जैसे सपोज करें, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आप अगर देखें, क्या हो रहा है, ये जो रॉड है, ये बंदा इसको फोर्स लगा करके क्या कर ले रहा है, इस रॉड के शेप्स को बदल दे रहा है। या देखिए, ये जो ट्रेन का जो पहिया है, जब पटरी पे चलेगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, शेप चेंज करेगा।
तो जब डिफॉर्मेशन होगा तो आप ये कह सकते हैं कि आइडियली कोई भी बॉडी एक रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस की वजह से उनके पार्टिकल के बीच में डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। सो इन ए नंबर ऑफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग द बॉडी सच एज व्हील, टॉप्स, स्टील बीम्स, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्टील का बीम है। अब इस पर वेट डालोगे तो ऑफकोर्स इस पर डिफॉर्मेशन होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा। तो इन नंबर ऑफ केसेस सिचुएशंस इन्वॉल्विंग द बॉडी सच एज व्हील, tops, steel beam, molecules, planet on the other hand, we can ignore that they are wrap, bend और vibrate। तो ये जो डिफॉर्मेशन है या वाइब्रेशन है, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करके अगर चलें तो हम लोग इसको कम मतलब एक हद तक एक रिजिड बॉडी मान सकते हैं। और ये एज्यूम्शंस हमारे प्रॉब्लम के एनालिसिस को, हमारे रिजिड बॉडी के मोशन के एनालिसिस को क्या कर देगा, ईजी बना देगा, आसान बना देगा। ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि आइडियली जो है सो कोई भी ऑब्जेक्ट एक रिजिड बॉडी नहीं है, बट आप जब उसको जो मिनिमल डिफॉर्मेशन है, वाइब्रेशन है, उसको अगर आप इग्नोर करके चले तो आप कह सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी है। सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी दैट नो बॉडी इज ट्रूली रिजिड। कोई भी बॉडी ट्रूली रिजिड नहीं होता है, सिंस द रियल बॉडी डिफॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज। आपने देखा कि कैसे रॉड को फोर्स लगा करके उसको डिफॉर्म कर दिया गया, उसको जो है सो मोड़ दिया गया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी रियल बॉडी जो है सो डिफॉर्म होता है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। सो बट इन मेनी सिचुएशंस, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं दैट सिचुएशन द डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल। ये जो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे आप देख रहे थे रेल का पहिया जब पटरी पे चल रहा था तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो डिफॉर्मेशन होगा ही, क्योंकि पूरा इंजन का वेट वगैरह सब उस पहिए पे बढ़ रहा है, तो थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा है जहां ये डिफॉर्मेशंस नेग्लिजिबल होता है। सो इन नंबर ऑफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग द बॉडी सच एज द व्हील, टॉप्स, स्टील बीम्स, molecule, planets on the other hand, we can ignore the wrap, bend and vibrate and treat them as a rigid body। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन ये है कि जो भी मतलब उसकी आइडियलिस्टिक्स से तो हटके है, जहाँ डिफॉर्मेशन हो रहा है, हम उसको इग्नोर अगर कर दे तो उसको एक रिजिड बॉडी मान सकते हैं। और अगर वो हमने रिजिड बॉडी मान लिया तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम जो रिजिड बॉडी मतलब एक्सटेंडेड बॉडी के मोशन में आने वाला था वो खत्म हो गया। अब वो कैसे खत्म हुआ वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव। ये जो पेन है एक रिजिड बॉडी है, किस तरह के मोशन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जब मैं फोर्स लगाऊं और ये ऐसा चला जाए, ठीक है, तो हर पार्टिकल देखिए तो सेम डायरेक्शन में आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फोर्स लगने की वजह से ये रोटेट ऐसे करता हुआ घूमता हुआ जाए। तो इस केसेस में क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा पेन तो ट्रांसलेट हो ही रहा है, रोटेट भी हो रहा है। तो यही कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चंस बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स, कि किस तरह का मोशन एक रिजिड बॉडी के पास हो सकता है, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द रेक्टेंगुलर ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट एनी साइडवाइज। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम लेते हैं जो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग स्लाइड कर रहा है विदाउट एनी साइडवाइज मूवमेंट, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, विदाउट एनी साइडवाइज मूवमेंट मतलब ये जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, ये बस स्लाइड कर रहा है इधर के नीचे की ओर, इस वेज पे स्लाइड कर रहा है। तो ब्लॉक क्या है, द ब्लॉक इज ए रिजिड बॉडी। हमने माना कि ब्लॉक एक रिजिड बॉडी है, मतलब इसके दो पार्टिकल का डिस्टेंस मोशन के दौरान नहीं चेंज हो रहा है। इट्स मोशन डाउन द प्लेन इज सच दैट ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडीज आर मूविंग टुगेदर। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो आप देख रहे हैं इसका पार्टिकल ये वेलोसिटी से आ रहा है और इसका P2 पार्टिकल जो है वो इधर एक ही डायरेक्शंस में आ रहा है। सो इट्स मोशन डाउन द प्लेन इज सच दैट ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग टुगेदर, दैट इज दे हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो इसने कहा सेम वेलोसिटी है, मतलब हर पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है और सेम स्पीड से हो रहा है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि इसके पास सेम वेलोसिटी से जो है सो वो हर पार्टिकल मोशन में कर रहा है। सो द रिजिड बॉडी हेयर इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। आप कह सकते हो कि ये रिजिड बॉडी क्या है, तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है। क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है। ठीक है, क्यों प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है, क्योंकि इसका हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो सेम है। वेलोसिटी क्या है,
all have the same velocity. वेलोसिटी क्या है? तो हर पार्टिकल का सेम रह रहा है, ठीक है, हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रह रहा है? तो सेम रह रहा है। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ जो ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तो इस ब्लॉक का सारा पार्टिकल, जो भी पार्टिकल इस ब्लॉक के अंदर में है, सारा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सेम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे पार्टिकल का वेलोसिटीज है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? अब जरा देखिए इस चीज़ को, ये ट्रांसलेशनल ऑफ रिजिड बॉडी तो आपने देख लिया। अब रोटेशन की मैं बात करता हूँ कि इन प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी। समझ गए कि अगर प्योर ट्रांसलेशनल मतलब क्या, ये जैसे पेन है, ये सीधे जब आपकी तरफ ऐसे आएगा तो ये क्या है? ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, क्योंकि इसका हर पार्टिकल आपकी तरफ जो है सो सेम वेलोसिटी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अगर आप प्योर ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन करें तो इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल द पार्टिकल ऑफ बॉडी हैज़ द सेम वेलोसिटी। इसको याद रखेंगे कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में किसी भी क्षण हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको, क्या चीज़? कंसीडर नाउ द रोलिंग मोशन ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक वुडन सिलेंडर डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन। उसी इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग वेज को, ब्लॉक को हटा दिया, हमने कहा कि एक सिलेंडर लाओ और सिलेंडर को जो है उसके मोशन को स्टडी करते हैं। तो द रिजिड बॉडी इन दिस प्रॉब्लम मे बी द सिलेंडर, ठीक है, द रिजिड बॉडी इन दिस प्रॉब्लम नेमली द सिलेंडर शिफ्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये तो बात है कि सिलेंडर जो यहाँ रखा हुआ है, अगर यहाँ सिलेंडर होगा तो ये यहाँ से टॉप से बॉटम शिफ्ट करेगा, सिलेंडर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, टॉप से बॉटम शिफ्ट करेगा। दस हैज़ द ट्रांसलेशनल मोशन। तो जैसे ही अपना पोजीशन चेंज करेगा, शिफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब है कि सिलेंडर के पास ट्रांसलेशनल मोशंस तो है ही, बट एज इन द फिगर 7.2 shows all its particles are not moving with the same velocity at any instant of time। लेकिन जो इसके पार्टिकल्स है, जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो आप देख रहे हैं ये रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है मतलब सर्कुलर मोशन में है। अब जैसे मान लो हमने 3 पार्टिकल लिया, ये P4 लिया, P2 लिया, P1 लिया और P3 लिया, ठीक है। अब देखो जब ये रोल करेगा तो इसका सेंटर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको छोटा लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और ये इसका, इसके ऊपर जो ये पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन जब होगा, ये जब रोटेट करेगा तो क्या होगा कि सेंटर से दूर जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको बड़ा लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और जैसे ये P पॉइंट है, तो जब ये रोटेट करेगा ऐसे करके तो इस P पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा डायरेक्शन। और एक चीज़ और है कि ये जो आपका सिलेंडर है वो क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग है, स्लाइडिंग का केस नहीं है। और रोलिंग जब होगा तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, P3 पॉइंट पे क्या होगा? तो इसका वेलोसिटी रेस्ट में होगा। P3 पार्टिकल जो है, P3 जो है क्या है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द पार्टिकल विल बी एट, द पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। क्योंकि जब प्योर रोलिंग होगा तो जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होगा ना वो क्या होगा? वो रेस्ट में होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ नॉट ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्यों? ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि याद रखिएगा ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। ट्रांसलेशन हो रहा है बट इट इज़ नॉट ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और ये क्यों ट्रांसलेशनल हो रहा है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका सिलेंडर है वो टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ तो ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन हुआ, बट इट इज़ नॉट ए प्योर ट्रांसलेशनल बिकॉज each particle of cylinder while rolling have different velocity, ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी। सिलेंडर का हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग है। जो पॉइंट कांटेक्ट पे है इसकी वेलोसिटी 0 है, जो सेंटर पे है उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है, जो सेंटर से दूर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है कि कोई, जैसे सपोज करो कि ये रॉड है, ठीक है, अब ये रॉड मान लो कि आपको क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ। तो जो रॉड का ये पॉइंट है ये एक लार्जर रेडियस ऑफ सर्किल में रोटेट कर रहा है, और रॉड का जो ये पॉइंट है ये स्मॉलर रेडियस ऑफ सर्किल, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस ये होगा।
आर, और इसका रेडियस क्या होगा इस पॉइंट का, इसका पॉइंट का रेडियस होगा कैपिटल आर। तो ये क्या हो रहा है, ये लार्जर रेडियस ऑफ सर्किल में रोटेट कर रहा है, ये स्मॉलर रेडियस ऑफ सर्किल में रोटेट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। तो जिस सेंटर से, जिस इस पॉइंट से दूरी जितना ज़्यादा होगा उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के टर्म्स में, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे लार्जर वेक्टर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी को हम स्मॉलर वेक्टर v से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें लार्जर वेक्टर v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वेलोसिटी जो v है से बड़ा है कैपिटल V, क्यों, क्योंकि सेंटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा दूरी पे है। तो यही चीज़ यहाँ में कहने की कोशिश कर रहा है कि इट इज़ नॉट ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, पॉइंट P1, P2, P3, P4 हैव डिफरेंट वेलोसिटी एज शोन बाय द एरो, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी समय के किसी भी क्षण पे जब आप उस सिलेंडर का, जब वो रोलिंग कर रहा है नीचे की ओर, जब ये ऐसे रोल कर रहा है, तो इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। सो इनफैक्ट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट of contact P3 is 0 at any instant if the cylinder rolls without slipping। अगर स्लीपिंग नहीं हो रहा है तभी इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 होगी। अगर स्लीपिंग होगा तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे जो है सो। जैसे आप देखें ये सिलेंडर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिलेंडर रोल कर रहा है नीचे की ओर, ये सिलेंडर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है, सिलेंडर्स के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इसकी वेलोसिटी आपको अलग अलग दिखेगी। ये जो देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है, अगर आप देखें तो सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी को मैं छोटा लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी मान लो कि v है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्या है, तो सेंटर से हमारा दूरी पे है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी अलाउंग द टेंजेंट होगी, तो ये है। तो हर पॉइंट की जो अपनी वेलोसिटीज है इसकी वो अलग अलग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर इज नॉट ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P3 इज 0 एट एनी इंस्टेंट। ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट देख रहे हैं, इसी कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट ही तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट ही तो रोल कर रहा है। इसलिए जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होगा उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 कब होगी, जब सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। अगर स्लीपिंग होता तो इसकी भी एक वेलोसिटी होती, ठीक है, लेकिन ये चूंकि रोल कर रहा है इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो 0 मान करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नीचे के स्लाइड्स में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अब देखो क्या हो रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तो ठीक है ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है। द बॉडी देयरफॉर इज नॉट इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये तो हम समझ पा रहे हैं कि बॉडी हमारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, ठीक है। इट्स मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस समथिंग एल्स, क्योंकि बॉडी ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई तो ट्रांसलेशन तो हुआ, लेकिन प्योर ट्रांसलेशनल नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी के हर पार्टिकल, हर पॉइंट का जो वेलोसिटी था वो अलग अलग था। तो आखिर फिर इट्स मोशन इज नॉट ट्रांसलेशनल। द मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल प्लस समथिंग एल्स। अब वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस समथिंग एल्स इज, अगर वो प्योर ट्रांसलेशनल नहीं है, उसमें कुछ और भी मिक्सअप है, तो उसको समझने के लिए लेट अस टेक ए रिजिड बॉडी सो कॉन्स्ट्रेंड दैट इट कैन नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसको समझने के लिए हम एक ऐसा रिजिड बॉडी लेते हैं जो कॉन्स्ट्रेंट है। जैसे मान लो कि ये कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब हुआ, ऐसे ये रॉड, अब ये इसका फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन इसको इस पॉइंट पे अगर हम पकड़ ले, कॉन्स्टेंट कर ले, और ये ऊपर या नीचे मूव करे, तो ये क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट मोशन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक पॉइंट पे इसको हिंज कर दिए और ये रोटेट कर रहा है, देखिए ये रोटेट कर रहा है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि लेट अस टेक a rigid body so constant that it cannot have translational motion। हमने इसको ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करने के लिए मना कर दिया कि अब ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। द मोस्ट कॉमन वेज टू कॉन्स्ट्रेंट ए रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी को अगर कॉन्स्टेंट करना है तो हमने क्या किया था, पेन को पकड़ लिया था एक साइड से। देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, दैट इट डज नॉट हैव, किसी रिजिड बॉडी को कॉन्स्टेंट करने का जो सबसे कॉमन तरीका है, दैट इट डज नॉट, ताकि इसके पास कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रहे, इज टू फिक्स इट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हमने क्या किया, ये मान लो इसको फिक्स कर दिया, ये इस लाइन के अलॉन्ग हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसे या ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। तो इट्स द मोस्ट कॉमन वे टू कॉन्स्ट्रेंट ए रिजिड बॉडी सो दैट इट डज नॉट translate is to fix it along a straight line, and the only possible motion of such rigid body is the rotation। क्योंकि जैसे ही हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया तो अब जो भी पॉसिबल, इसका क्या है, ये क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उछल कूद क्या करेगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या होगा, केवल रोटेशन की ही संभावना होगी। ट्रांसलेशन तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो यही कह रहा है कि द ओनली पॉसिबल मोशन ऑफ सच ए रिजिड बॉडी इज रोटेशन।
the rotation, the line along which the body is fixed is termed as the axis of rotation. जैसे इसको हमने फिक्स कर दिया तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट उसको फिक्स कर दिया, या नहीं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इस लाइन के अबाउट इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस लाइन के अबाउट फिक्स कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में अप या डाउन रोटेट कर रहा है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि द लाइन अलॉन्ग विच द बॉडी इज फिक्स इज टर्म्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस, तो जिस लाइन के अबाउट वो बॉडी फिक्स्ड हो गई, वो बॉडी कॉन्स्ट्रेंट हो गई, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। सो इफ यू लुक अराउंड, अगर अपने चारों तरफ तुम देखोगे, यू विल कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल ऑफ द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। अगर तुम अपने चारों तरफ देखो, जैसे दरवाजा देखो, ये जो दरवाजा है, डोर है, डोर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो उसका जो मतलब इंड होता है वो फिक्स्ड होता है। आप पुल करते हो तो रोटेट करता है, ठीक है, खींचते हो तो भी रोटेट करता है। तो वो क्या, एक तरह का कांस्टेंट मोशन है जहाँ केवल प्योर रोटेशन की ही संभावना हो। ऐसा नहीं दरवाजा को पुल किया तो दरवाजा ट्रांसलेट होकर के एक रूम से दूसरा रूम चला जाएगा, नहीं, इस एक्सिस के अबाउट वो दरवाजा फिक्स्ड वही रहेगा। तो उसी में एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे सीलिंग फैन है। अब ये सीलिंग फैन क्या है, सीलिंग फैन का अगर आप एक्सिस की बात करो तो इसका एक्सिस क्या हो सकता है, जिस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है। ये देखो, इसके अबाउट फिक्स्ड है सीलिंग फैन, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सीलिंग फैन जो है सो ऐसे नच रहा है जो है सो, ठीक है। सो सीलिंग फैन या पॉटर्स व्हील, अपने कुम्हार को चक्की चलाते हुए देखा होगा, जो वो बर्तन वगैरह बना रहे होते हैं, वहाँ भी है केस, ए जाइंट व्हील इन अ फेयर या मैरी गो अराउंड एंड सो ऑन। तो ये सब देखो, ये सब क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन है। जरा आपको फील लेना है तो इसको देखो, तो फील लेने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यू जस्ट सी क्या हो रहा है। ये सीलिंग फैन है, ये सीलिंग फैन क्या है, क्या ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है सीलिंग फैन में? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, तो ये फिक्स्ड है ऑब्जेक्ट, केवल क्या हो रहा है, तो रोटेशन हो रहा है जो है सो। ये देखो, ये कुम्हार है, इसका जो ये नच रहा है, ये क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट क्या हो रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है। या देखो, ये जाइंट फेयर व्हील है, ये क्या है, इस लाइन के अबाउट जो है, ये जो लाइन है इसके अबाउट फिक्स्ड है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। या देखो, ये मैरी गो राउंड है, ये कैसे रोटेट कर रही है, ये जो सेंटर पॉइंट है, लाइन है, ये हो गया इसका एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये सब जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, ये क्या, ये प्योर रोटेशंस का एग्जांपल है, यहाँ ट्रांसलेशन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं इसको। लेट्स मूव। सो क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रोटेशन इज एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइजेज रोटेशंस। अब हम लोग समझते हैं कि रोटेशन एक्चुअली में है क्या। मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, रोटेशन है क्या और क्या चीज़ है जो रोटेशन को कैरेक्टराइज करता है। यू मे नोटिस दैट इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ही होगा। यू मे नोटिस दैट रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्किल। जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, आप देख रहे हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो क्या हो रहा है, हर पार्टिकल जो बॉडी का है, ये क्या हो रहा है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्किल, ठीक है। जैसे अब देखो, ये जो पार्टिकल होगा ये भी रोटेट करेगा ऐसे सर्किल में, यहाँ जो पार्टिकल होगा ये भी सर्कुलर में रोटेट करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी मैरी गो राउंड का ये पार्टिकल वाला एज पे कोई पार्टिकल, तो ये एज के अराउंड सर्किल में रोटेट करेगा। तो क्या हो रहा है कि एवरी पार्टिकल, ठीक है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्किल which lies in the plane perpendicular to the axis of rotation। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो सर्किल्स आप देख रहे थे, ये क्या है, ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये जो एक्सिस ऑफ, ये क्या, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर पॉइंट से, और इसके परपेंडिकुलर सर्किल का जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्किल विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस and has its center on the axis। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल को देखो, ये एक रिजिड बॉडी है, और दिस रिजिड बॉडी, ये क्या है, ये क्या है, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है। और इस रिजिड बॉडी में देखो कि जैसे कोई पॉइंट P1 है, कोई पॉइंट P2 है, कोई पॉइंट P3 है। तो क्या हो रहा है कि जब ये जब रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, तो हर पार्टिकल देखो P1 P2 सब एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि जो नज़दीक है एक्सिस से उसका सर्किल का रेडियस छोटा है, तो एक स्मॉलर सर्किल को स्वीप कर रहा है, जो सर्किल से दूर है वो लार्जर सर्किल को स्वीप कर रहा है। लेकिन सारे सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं एक्सेप्ट द पार्टिकल विच इज लाइंग ऑन द एक्सिस, क्योंकि वो एक
रेस्ट की अवस्था में है। तो और ये एक चीज़ और भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है तो ये जो सर्कुलर प्लेन है, जिस प्लेन में वो स्वीप कर रहा है, सर्कुलरली जब मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का, तो वो क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो परपेंडिकुलर है वो सारा प्लेन जो है, सो ये भी जैसे इस सर्किल का प्लेन भी देखो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और प्लेन क्या है, तो देखो ये हमारा सर्कुलर प्लेन है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि अब यहाँ से कि इन मूव्स इन ए विच लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट सेंटर ऑन द एक्सिस। तो जो भी सर्किल फॉलो कर रहे हैं, हर पार्टिकल जो है सर्किल को फॉलो कर रहे हैं और उस सर्किल का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है और जो सर्किल का सेंटर है वो एक्सिस पे लाई करता है। फिगर 7.4 shows the rotational motion of a rigid body about a fixed axis। यहाँ पे z axis के about जो है, सो इस ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशंस को डिस्क्राइब किया गया है। Let P1 be the particle of the rigid body arbitrarily chosen and at a distance r1 from the fixed axis। ये जो पार्टिकल है इसको ऐसे समझते हैं, let us understand, यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग। इसने कहा कि लेट P1 बी द पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी आर्बिट्ररली चूजन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। ये जो P1 है वो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ले लिया, मैं आर्बिट्ररली चूज कर रहा हूँ इसको P1 को, जो r1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड विच इट सेंटर कहाँ है, तो C1 पे है, ठीक है। द सर्किल लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हमने बताया कि जितने भी सर्किल पर प्लेन है, जो पार्टिकल जब रोटेशन के दौरान जो सर्कुलर प्लेन को स्वीप कर रहा है वो सब क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस से। ये हमारा एक्सिस है और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये सर्कुल लाई कर रहे हैं। द फिगर ऑल्सो शोज अनदर पार्टिकल P2 ऑन द रिजिड बॉडी एंड P2 इज एट ए डिस्टेंस R2 फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। ये देखो P2 जो है वो क्या है, R2 डिस्टेंस पे है फिक्स्ड एक्सिस से, ठीक है। तो द पार्टिकल P2 मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस R2 एंड द सेंटर C2 इज ऑन द एक्सिस। इस पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो ये है और इसका सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या है, एक्सिस पे है, C2 पॉइंट पे है। दिस सर्किल टू लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये भी जो सर्किल का जो प्लेन है वो क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर है। नोट दैट द सर्किल डिस्क्राइब्ड बाय P1 एंड P2 में लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो प्लेन है, इस सर्किल का जो प्लेन है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन हर पार्टिकल का जो सर्कुलर प्लेन है वो क्या है, अलग अलग है। सो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि नोट दैट द सर्किल डिस्क्राइब्ड बाय P1 एंड P2 में लाई इन द डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। सर्किल जो डिस्क्राइब हो रहा है पार्टिकल के द्वारा, अगर ये पार्टिकल सपोज करो P2 था, कोई पार्टिकल यहाँ P4 रहता, तो उसका जो सर्किल होता वो इसी प्लेन में लाई करता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेम प्लेन में ही लाई करे, अगर पार्टिकल अलग लोकेशन पे है तो डिफरेंट प्लेन में लाई कर सकते हैं। सो नोट दैट द सर्किल डिस्क्राइब्ड बाय P1 एंड P2 में लाई इन द डिफरेंट प्लेन and both of these plane however are perpendicular to the fixed axis। एक एट्रीब्यूट फिक्स्ड है कि जो भी प्लेन होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशंस के परपेंडिकुलर होगा। फॉर एनी पार्टिकल ऑन द एक्सिस लाइक P3, इस पार्टिकल को अगर नोटिस करो तो ये पार्टिकल का एक खासियत है कि एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो एनी सच पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी व्हाइल द बॉडी रोटेट्स। तो जब पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस, मैंने ऐसे भी बताया है कि v जो होता है इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r है। तो अगर r की वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर 0 हो गई तो v की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो रेस्ट में होगा, ठीक है। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस द एक्सिस इज फिक्स्ड। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक्सिस में ट्रांसलेट होता तो ऑफकोर्स इस पॉइंट की कोई वेलोसिटी होती, लेकिन ये क्या है, ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। ये जो है क्या है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जो भी पॉइंट इस एक्सिस पे लाई करेंगे वो रेस्ट की अवस्था में ही होंगे। ये रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस को ये पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देखे। अब चलिए जरा सा नीचे हम लोग बढ़े, ठीक है, C2। तो बात ये रही कि दिस सर्किल टू लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मैंने देख लिया। नोट द सर्किल डिस्क्राइब्ड बाय द P1 P2 में लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। ये बात तो सही है कि जो पार्टिकल P1 है और जो पार्टिकल P2 जिस सर्किल को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन बोथ दिस प्लेन हाउएवर आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन ये दोनों प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही होंगे, ये चीज़ फिक्स्ड है।
और कोई भी पार्टिकल जो आपके एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जीरो होता है, सो ऐसे पार्टिकल, एनी सच पार्टिकल्स रिमेन्स स्टेशनरी व्हाइल द बॉडी रोटेट्स। ये पार्टिकल हमेशा स्टेशनरी ही रहेंगे। बॉडी जब रोटेट करेगा तो एक्सिस पे जो भी पार्टिकल्स लाई करेंगे वो क्या होंगे, तो रेस्ट में रहेंगे। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस द एक्सिस इज फिक्स्ड, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है। अगर एक्सिस रोटेट, अगर एक्सिस ट्रांसलेट करता तो ऑफकोर्स उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती भाई, फिर वो तो उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती जो है सो, ठीक है। तो यहाँ एक्सिस फिक्स्ड है इसलिए कोई बात ही नहीं है जो है सो। अब आप देखें एक और एग्जाम्पल, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इन सम एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, हाउएवर द एक्सिस में नॉट बी फिक्स्ड। सो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होते हैं। एंड ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, और देखो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज द टॉप स्पिनिंग इन प्लेस, ठीक है। जैसे लट्टू को आपने देखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे ये देखो, यहाँ जो ये व्हील रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट करता हुआ दिखाया जा रहा है। यहाँ क्या है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, ये जो व्हील का पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो व्हील का है या स्पोक्स में जो पार्टिकल्स है, ये सब क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है व्हील, ठीक है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग। ये जो सर्किल है, ये जो सर्कुलर पाथ को फॉलो हो रहा है, और ये जो एक्सिस है, इनका प्लेन, सर्किल का जो प्लेन है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये तो आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ एक्सिस क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर ये जो टायर है, जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है कि जो चक्का होता है वो ट्रांसलेट भी करता है और साथ साथ अपने धुरी पर नचता भी है। तो वैसे केसेस में ट्रांसलेशंस और रोटेशंस दोनों होते हैं, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन वहाँ भी फिक्स्ड होता है। यहाँ अगर आप देखें जो स्पिन का केस है, ठीक है, जो आपका स्पिन आप देखे होंगे लट्टू को नचते हुए, ठीक है, यहाँ एक आइडियलाइज सिचुएशंस नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो ये लट्टू का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये एक्सिस थोड़ा सा जो है तो क्या हो रहा है, अपने जगह को चेंज कर रहा है। इट इज़ स्लाइटली चेंजिंग इट पोजीशन, क्योंकि ग्राउंड पे जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वो कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है, हिल रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो एग्जाम्पल ऑफ द रोटेशन वेयर द एक्सिस में नॉट बी फिक्स्ड, जहाँ एक्सिस फिक्स नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वी एज्यूम दैट द टॉप डज नॉट स्लिप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सो डज नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो आप देख रहे हैं लट्टू को, एक्चुअली ये आइडियलाइज सिचुएशंस नहीं है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे टॉप नच रहा है वो एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, वो एकदम फिक्स्ड है। ये पॉइंट जो है सो एकदम फिक्स्ड मैं कह रहा हूँ, ये जो पॉइंट है दिस इज फिक्स्ड। सो वी एज्यूम दैट द टॉप डज नॉट स्लिप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सो डज नॉट हैव द ट्रांसलेशनल मोशन। We know from the experiences that the axis of such a spinning top move around the vertical through its point of contact with the ground, sweeping out a cone। जब ये लट्टू रोटेट करता है तो क्या होता है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये है, तो मेरा जो पॉइंट है, ये जो टॉप का पॉइंट है, मैं इसको फिक्स्ड मान रहा हूँ ताकि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। और जब ये नचता है तो ये जो एक्सिस के साथ देखिए यहाँ पे जो इसका अगर एक्सिस अगर आप बनाएं तो ये एक्सिस है और ये एक्सिस क्या हो रहा है, तो ये कौन सी, ये मतलब फिक्स नहीं है, ये क्या हो रहा है, कोन को स्वीप कर रहा है, इट इज स्वीपिंग ए कोन, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो एक्सिस है, ये जो ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सिस एक्चुअली में क्या हो रहा है, फिक्स्ड एक्सिस नहीं है, इट इज रोटेटिंग ए cone, sweeping out a cone. So we know from the experience that the axis of such a spinning top moves around the vertical through its point of contact with the ground, sweeping out a cone. ठीक है, this movement of the axis of the top around the vertical is termed as precession. ठीक है, इस तरह का जो मूवमेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, जो इस तरह का मूवमेंट है जिसमें कि लट्टू नच रहा है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जो है रोटेट हो रहा है, तो उसमें ऐसे रोटेट हो रहा है कि वो कोन को स्वीप कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड इट वर्टिकल इज टर्म्ड एज प्रिसेशन। ठीक है, जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सो मूव कर रहा है। हालांकि हम लोग अपने डिस्कशन में फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स्ड ही होता है। रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जो है सो एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करता है और किसी यहाँ पे कोन को स्वीप कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रोटेट कर रहा है तो ये कोन को स्वीप कर रहा है। नोट दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड इज फिक्स्ड। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हालांकि आप यहाँ देख रहे हैं फिक्स्ड है नहीं, यहाँ हिल रहा है रियली, लेकिन आइडियलिस्टिकली अगर हम आप एज्यूम कर ले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर आप कांस्टेंट मान ले
फिक्स्ड मान लें, तो वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो आपको ऐसा शिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो है दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे शिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टॉप एट एनी इंस्टेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी चीज़ समझ ले कि जो लट्टू जब नच रहा है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है ना, वो ये पॉइंट ऑफ द टॉप जो है वो कॉन्टैक्ट को पास करता है, ठीक है, कहीं और नहीं होगा। जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में होगा, उसी पॉइंट से वो क्या करेगा, तो पास करेगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो स्पिनिंग ऑफ टॉप का हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ठीक है। और दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ टॉप अराउंड द वर्टिकल इज टर्म्ड एज प्रिसेशन, ठीक है। इस तरह का जो मूवमेंट है एक्सिस ऑफ टॉप का, ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ टॉप अराउंड द वर्टिकल इज टर्म्ड एज प्रिसीजन। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड इज फिक्स्ड, ठीक है। ग्राउंड के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, उसको हम लोग फिक्स मान के ही इस डिस्कशन को कर रहे हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टॉप एट एनी इंस्टेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी चीज़ क्लियर है कि लट्टू का जो मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा, चाहे वो रोटेट कर रहा हो, लट्टू रोटेट कर रहा है ऐसे, लेकिन जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कहीं बाहर नहीं निकल के चला जाएगा जो है सो। अनदर सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज ऑक्सीलेटिंग टेबल फैन और ए पेडेस्टल फैन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है आप जो आपको डिस्क्राइब करता है कि जहाँ रोटेशन जो है सो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट नहीं हो रहा है, और वो है पेडेस्टल फैन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिए, ये जो पंखा है, ये पंखा क्या हो रहा है कि इसका अगर आप इसको अगर स्टैटिक मान के देखें तो ये जैसे फैन है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। जैसे एक मिनट, हाँ, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके अबाउट पास करेगा, ठीक है। और ये फैन जो है वो इस अबाउट रोटेट कर रहा है। साथ में क्या हो रहा है, तो देखिए साइड वाइज भी मूवमेंट कर रहा है। सो रोटेशन ऑफ सच ए फैन हैज़ एन ऑक्सीलेशन साइड वाइज मूवमेंट इन हॉरिजेंटल प्लेन। क्या हो रहा है कि ये जो हॉरिजेंटल प्लेन में इसकी मुंडी हिल रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, और साथ में इसका चेहरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग ऑल्सो। सो रोटेशन ऑफ सच ए fan has an oscillating movement in horizontal plane about the vertical through the point at which the axle is pivoted, ठीक है। तो किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट जिस पे एक्सल पाइवोटेड है। सो while the fan rotates and its axis moves sideways, लेकिन ये एक्सिस जो है, जब ये पंखा का ओरिएंटेशन चेंज, अभी क्या, अभी इधर है एक्सिस, ठीक है, अभी जब मेरे सामने आएगा तो एक्सिस का ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि while the fan rotates its axis moves sideways, ठीक है, एक्सिस उसका साइडवाइज मूव करेगा। This point is fixed, and thus in more general cases of rotation, such as the rotation of a top or a pedestal fan, one point and not the one line of the rigid body is fixed. यहाँ क्या हो रहा है, एक पॉइंट ही तो सिर्फ फिक्स्ड है, one point is fixed, this point is fixed, ठीक है, one point is fixed, कोई line fixed नहीं है। So in this case the axis is not fixed, now it's always passes through the fixed point। जैसे लट्टू का केस था, जब आपका लट्टू का केस था, ये देखो यहाँ से, तो ये क्या था, ये पॉइंट फिक्स था और एक्सिस भी रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि when द फैन रोटेट्स, जब पंखा नचता है, इट्स एक्सिस मूव साइड वाइज। जैसा आप देख रहे हैं कि इसका एक्सिस क्या होगा, मूव करेगा, जब पंखा रोटेट करेगा तो साइड वाइज मूव करेगा, ठीक है। जैसे मतलब फैन है मान लो, तो ये फैन ऐसे ऐसे तो रोटेट कर ही रहा है इसका चक्री, और ये ऐसे ऐसे भी रोटेट कर रहा है। तो ये कहने का मतलब वाई द फैन रोटेट्स इट्स एक्सिस मूव साइड वाइज, और जो इसका दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, and thus in more general cases of rotation such as the rotation of a top or a pedestal fan, लट्टू का लो या pedestal fan का लो, one point not the one line of the rigid body is fixed। लट्टू में भी क्या था, ये जो लट्टू का केस था, तो ये पॉइंट फिक्स था, बाकी ये एक्सिस फिक्स नहीं था, एक पॉइंट के अबाउट ही फिक्स्ड है और रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वन पॉइंट इज फिक्स्ड, ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टॉप at any instant passes through the point of contact, or you may have observed that the axis of rotation of such fan has an oscillating movement in the horizontal plane, but the vertical to the point at which the axis is pivoted, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं नीचे। while the fan rotates, ठीक है, इसको फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ आपको कि जब पंखा रोटेट करता है, while the fan rotates and its axis moves sidewise, this point is fixed, ठीक है। and thus in more general cases of rotation such as the rotation of a top, मतलब लट्टू का और pedestal fan, one point and not the one line of the rigid body is fixed, ठीक है। जैसे rotation about a fixed axis कहते हैं ना, यहाँ rotation about a fixed point है, it is not about a fixed axis, चाहे वो टॉप ले लो या ऑक्सीलेटिंग फैन ले लो, it is rotation about a fixed point, ठीक है। this is the case of rotation
अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट का केस है। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट का केस। इट इज़ नॉट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, क्योंकि अब वो एक्सिस खुद ही रोटेट कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट है जो फिक्स्ड है जिसके अबाउट सारा रोटेशन हो रहा है। एंड इन दिस केस द एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड, नाउ इट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। In our study, however, we mostly deal with the simpler and special cases of rotation in which one line is, हम लोग जब डील करेंगे इस चैप्टर में तो सिंपल केसेस को, रोटेशन के सिंपल केसेस को डील करेंगे, जिसमें क्या होगा तो वन लाइन हमारा जो है तो ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट रोटेट करेगा। एंड thus for us rotation will be about a fixed axis only unless stated otherwise। तो इस चैप्टर का जो डिस्कशन है वो क्या कर रहा है? वो डिस्कस कर रहा है रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। क्या कर रहा है? रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस को ही एक्सप्लेन करेगा। ये जो एग्जांपल आपने लट्टू का देखा या ऑक्सीलेटिंग पेडेस्टल फैन का एग्जांपल देखा, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रोटेट कर रहा था लेकिन एक पॉइंट फिक्स था जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा था, तो उसको अभी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे जो है। सो ये यहाँ के डिस्कशंस का टॉपिक नहीं है। हम लोग केवल क्या डिस्कस करेंगे? वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ओनली, जब तक कि आपको उसमें मेंशन नहीं हो। ठीक है, अब देखो, द रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर down the inclined plane is a combination of rotation about a fixed axis and translation। तो फाइनली आपने कहा कि जब इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जब सिलेंडर आ रहा था, जैसे कि ये एग्जांपल था कि जब इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग सिलेंडर नीचे की ओर आ रहा था, तो इट इज़ नॉट जस्ट मतलब मोस्ट ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन ही नहीं है, ये मतलब उसमें रोटेशन भी है। जैसे देखो यहाँ से क्या है, रोलिंग ऑफ ए मोशन ऑफ ए सिलेंडर डाउन इंक्लाइन प्लेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस एंड ट्रांसलेशन भी है। तो कहने का मतलब दो चीज़ें, दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है। एंड दस द समथिंग एल्स इन दिस केस ऑफ रोलिंग which we referred to earlier is a rotational motion। तो ठीक है, हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा और हमने यहाँ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों के एग्जांपल्स को देखा। ठीक है, सो क्या देखा हम लोगों ने? ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के एग्जांपल को देखा, जब दोनों मिक्स्ड है। सो एंड दस द समथिंग एल्स इन द केसेस ऑफ रोलिंग मोशन which we referred to earlier is rotational motion। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो it is basically a combination of pure translation, not it's combination of translation plus rotation। it is not just a pure translational motion, क्योंकि हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होता है। ठीक है, हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है तो अलग अलग होता है। Now you will find, देखो, you will find in the figure 7.6 का A and B instructive from this point of view। ठीक है, अब देखो 7.6 का ए और बी को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। 7.6 का ए है कि एक जाड़ है और जाड़ को क्या किया गया है तो मोशन दिया, मतलब फोर्स लगा करके मोशन दिया गया है। तो यहाँ इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है ए, तो 7.6 को क्या हो रहा है, द सेम बॉडी, यहाँ से बोथ दिस फिगर, यहाँ both these figures shows the motion of the same body along the identical translational trajectory। दोनों फिगर को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, जब मोशन ऑफ ए सेम बॉडीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेम ही बॉडी है, ये बॉडी या ये बॉडी दोनों क्या सेम बॉडीज है। तो बोथ दिस फिगर शोज द मोशन ऑफ ए सेम बॉडी अलोंग आइडेंटिकल ट्रांसलेशनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इन वन केस इन द फिगर 7.6 का ए, इस फिगर में देखोगे 7.6 का ए, तो क्या कर रहा है, द मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल। इस मोशन को इसने प्योर ट्रांसलेशनल क्यों कहा? क्योंकि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है पार्टिकल, जैसे मान लो कि इसमें दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ओ है, एक पार्टिकल पी है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इधर है। फिर इस पॉइंट पे देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है। इस पॉइंट पे देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी नीचे इधर की ओर है। तो क्या कह रहा है कि ये क्या है, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में अगर रिजिड बॉडी है तो इसका मोशन इस तरह का कुछ ट्रेजेक्ट्री है और इसका मोशन इस तरह का है। हर पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, ऑल पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या हो रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूट, ऑल पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी। ठीक है, सेम velocity at same instant of at same instant of time। जो भी समय, हर क्षण पे जो पार्टिकल की वेलोसिटीज है वो सेम रह रही है। ठीक है, तो ये चीज़ था। इन अदर वर्ड, इन द केस ऑफ 7.6 का V, it is a combination of translational and rotation। You may try to reproduce the two type of motion shown using a rigid object like a heavy book। यहाँ देखो तो ये क्या है, ये ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यहाँ क्या है, तो देखो ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर यहाँ पहुँच गया तो ट्रांसलेशन तो हुआ,
ठीक है, ट्रांसलेशन तो हुआ, लेकिन ये प्योर ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी, इसकी इधर थी। इस इंस्टेंट पे देखो तो एक पार्टिकल यहाँ इधर की ओर मोशन में है और दूसरा पार्टिकल यहाँ इधर की ओर मोशन में, दोनों का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ देखो इस पार्टिकल यहाँ पे इस इंस्टेंट पे देखो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, पॉइंट ओ का वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है और पी का वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो भी अलग अलग है, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उससे ये पॉइंट पीछे दूरी पे है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए लंबा लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है हमारा कि ये एक कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का। सो वी नाउ रिकैपिटुलेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेजेंट सेक्शन। इस पूरे सेक्शन का जो ऑब्जर्वेशन यही रहा कि द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज़ नॉट पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज आइदर ए प्योर ट्रांसलेशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। अगर कोई रिजिड बॉडी हमारा किसी भी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड नहीं है तो इस रिजिड बॉडी के मोशन की क्या संभावना है, या तो ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में रहेगा या नहीं तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशंस में रहेगा। अगर पाइवोटेड है तो इसकी यही संभावना है कि ये केवल रोटेट ही कर सकता है। अगर ये पाइवोटेड है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, तो ये केवल रोटेशन ही करेगा। लेकिन अगर ये पाइवोटेड नहीं है किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो यही कह रहा है कि द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज नॉट पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज आइदर प्योर ट्रांसलेशन और द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज रोटेशन। तो रोटेशन कब होगा, प्योर रोटेशन की बात हम कब करेंगे, जब ये बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड ही रहेगा तब। हालांकि हम लोग एक कपल के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जहां रिजिड बॉडी किसी भी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड नहीं रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स कपल एक्ट करेंगे तो ये प्योर रोटेशन का ही केस हो जाएगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई रिजिड बॉडी किसी भी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड नहीं है तो उसमें संभावना है कि वो प्योर ट्रांसलेशन करेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन या रोटेशन करेगा। अगर वो बॉडी पाइवोटेड है तो वो क्या करेगा, इट विल बी एन रोटेशन ही कर सकता है। सो द रोटेशन मे बी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, जैसे कि सीलिंग फैन है और मूविंग है जैसे ऑक्सीलेटिंग टेबल फैन। अब ये रोटेशन जो है सो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है और एक मूविंग एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। वी शैल इन दिस चैप्टर कंसीडर द रोटेशन मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ओनली। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही रोटेशनल मोशन को कंसीडर करने जा रहे हैं। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ओनली, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं और भी बताना चाहूँगा आपको कि एक जनरल, अगर आप देखें इस चीज़ को, कहाँ है जनरल, just a minute, give me a few seconds. If a body is moving such that a line drawn between any two of its internal point, ठीक है, एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है कि such that the line drawn between any two of its internal points remain parallel to itself, the motion is said to be the translation. जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी मोशन में यहाँ से इस पॉइंट पे गया, तो जो लाइन है, ठीक है, क्या है, लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स इंटरनल पॉइंट। ये जो पॉइंट है देखो, ये हो गया लाइन, और यहाँ जो इस पोजीशन पर जो बॉडी आया तो यहाँ हो गया, तो ये जो लाइन है ये क्या हो रहा है, पैरेलल है। सो इफ ए बॉडी इज मूविंग सच दैट ए लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, द मोशन इज सेड टू बी द ट्रांसलेशन। तो ये जो है जो एक ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। रिजिड बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गई, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल था वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये एक ट्रांसलेशनल मोशन में है। इन ट्रांसलेशन ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स अलोंग पैरेलल पाथ, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं, ये है या ये है, ये सब क्या होंगे, पैरेलल पाथ को फॉलो करेंगे। इफ दीज पैरेलल पाथ आर ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज सेड टू बी द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। ये जो पाथ है, ये जो दीज पैरेलल पाथ आर स्ट्रेट लाइन, अगर ये जो पाथ्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में हैं तो इसको हम लोग रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कहेंगे। इफ द पाथ आर कर्व लाइन द मोशन इज कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ देखिए जो है सो इस तरह का मोशन को क्या हो रहा है, ये कर्विलिनियर ट्रांसलेशन कहलाएगा जो है सो इफ दीज पैरेलल पाथ्स आर स्ट्रेट लाइन द मोशन इज सेड टू बी द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, और इफ द पाथ्स आर कर्व्ड लाइन द मोशन इज कर्विलिनियर ट्रांसलेशन।
फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी, मैंने बता दिया, एंड सेम एक्सेलरेशन एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर मान लो ट्रांसलेशन में है तो हर पॉइंट का जो है सो वेलोसिटी क्या होगा, तो सेम होगा, और दूसरी चीज़ क्या होगी, तो उसका एक्सेलरेशन भी जो है सो सेम होगा। ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा फाइनली कंक्लूड करने से पहले, कि इन जनरल जो प्लेन मोशन होता है, इन जनरल प्लेन मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है। प्योर रोलिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लेन मोशन, कि जब रोलिंग हुआ, ये ऑब्जेक्ट जब रोल करके यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो अगर आप इसको देखना चाहें कि कंसीडर ए डिस्क रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए पेंटेड रेडियल लाइन। ठीक है। ये जो है एक डिस्क है, रोल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो क्या हो रहा है, द फाइनल पोजीशंस मे बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसलेटिंग द डिस्क एंड देन रोटेटिंग इट अबाउट द ए। अगर आप फाइनल पोजीशन, ये जो यहाँ से डिस्क रोटेट करता हुआ ये आ गया, ये हो गया इनिशियल था, ये था इनिशियल पोजीशन। ठीक है। और ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मतलब कैसे ये हुआ, तो क्या हुआ क्या चीज़ कि ये डिस्क पहले यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेशन विथ ए, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ। तो कहने का मतलब है कि द फाइनल पोजीशंस मे बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसलेटिंग द डिस्क एंड रोटेटिंग इट अबाउट द ए। सो अगर आप जनरल प्लेन मोशन की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशंस एंड रोटेशनल मोशंस है। अब नेक्स्ट डिस्कशंस में हम लोग सेंटर ऑफ मास, ये हमारा डिस्कशंस का टॉपिक होने वाला है, और इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कशंस में कैरी ऑन करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो लेक्चर टू बी हेल्पफुल फॉर you, please comment, like, so that it will act as an appreciation for us.